कई संगठनों से जुड़े हैं, सरकारी संस्थाओं के द्वारा प्रदत्त या सहायता समूह जो बने हैं उनमें काम करते हैं और शिक्षा के क्षेत्र में काफ़ी उन्होंने प्रोग्रेस की है। उसके बारे में मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि अपने बारे में कुछ चीज़ें वो बताएं जो हम सारे नहीं जानते हैं। हमारे बीच राजीव भाई हैं जिनको आप जानते हैं, पहले भी आ चुके हैं बहुत बार, और विकास नागर जी हैं, उनके अपने शिक्षण संस्थान है गाजियाबाद में। वे भी शिक्षा के क्षेत्र में समाज में जहाँ भी उनको मौका मिलता है वे आप सबसे मुखातिब होते हैं और आपको मोटिवेट करने के लिए यहाँ पर उपस्थित हैं। अब मैं रिक्वेस्ट करूँगा प्रोफेसर डॉक्टर राकेश राणा जी से कि वो आए बच्चों को आशीर्वाद दें। थैंक यू। और मुझे सबसे ज़्यादा अच्छा तो ये लग रहा है कि आप इतने बड़े ओहदों पर रहकर अपने गांव में आकर शिक्षा की अलग जगा रहे हैं, सेवा कर रहे हैं। ग्रामीण अंचल में आपने फैसला लिया कि मैं यहाँ स्कूल खोलूं, वरना आप आराम से नौकरी करके किसी बड़े शहर में जैसे लोग रहते हैं वहाँ रहते और अपना सुकून से आराम से जीवन जीते, जैसे जनरली लोग नौकरी में जाके और फिर करते हैं। लेकिन आप वापस अपने गांव को आपने याद रखा, आप यहाँ लौटे, आपने यहाँ कुछ उजाला करने की कोशिश की और शिक्षण संस्थान आपने एक इस्टेब्लिश किया। और शिक्षण संस्थान इस्टेब्लिश ही नहीं किया, उसे आगे और हायर एजुकेशन शिक्षण संस्थान तक बनाने का भाई साहब का प्लान है। बराबर में आप लोगों के लिए इंटर के बाद भी कॉलेज खोलने का प्लान है। ये इसके लिए आपकी जितनी तारीफ की जाए और आपके बारे में जितना समाज में ये बात कहा जाए उतनी कम है। मुझे आपके बारे में सबसे पहले राजीव जी ने बताया कि मेजर साहब एक इतना अच्छा शिक्षण संस्थान गांव में चला रहे हैं, वहां आपको एक दिन चलना है। बहुत दिन से आने का प्लान था, लेकिन वो आते आते आज अचानक से एक प्लान बना और आपके बीच आया। आपकी पढ़ाई लिखाई से ज़्यादा कुछ बातें विकास जी करेंगे कि हमें कैसे पढ़ना है और कैसे चीज़ों पर काम करना है, हमें अपना मानसिक विकास कैसे करना है, कैसे चीज़ें काम आती हैं। मैं आपसे कुछ महत्वपूर्ण बातें और करना चाहता हूँ कि हमें अपनी किताबी पढ़ाई के अलावा भी जीवन में सीखने के लिए क्या क्या करना चाहिए। उसमें हम टीचर्स को भी और जो प्यारे बच्चे मेरे सामने बैठे हैं इनको भी ये कुछ चीजें हमें ध्यान से सुननी है। आप लोग कहानियों के बारे में जानते हैं? कहानी घर में सुनते हैं कभी? कहानी जब सुनते हैं तो उसके बाद भी आपके दिमाग में कुछ कुछ चलता रहता है। इसका मतलब कहानी से हम लोग आसानी से कुछ चीजें याद रख सकते हैं, सीख सकते हैं। तो अगर मैं आपको कहानी से ही कुछ चीजें पढ़ाया करूं तो आपको कैसा लगेगा? अच्छा लगेगा? कहानी से ही मैं आपको हिस्ट्री पढ़ाऊं, कहानी से ही मैं आपको भूगोल पढ़ाऊं, कहानी से ही मैं आपको विज्ञान पढ़ाऊं, कहानी से ही मैं आपको अर्थशास्त्र पढ़ाऊं, कहानी से ही मैं आपको आर्ट पढ़ाऊं, कितना बढ़िया रहेगा? आप लोग मुझे भी कोई कहानी सुना सकते हैं? कितने ऐसे बच्चे हैं जो कोई कहानी सुना सकते हैं? कोई सुनाएगा? आवाज, अरे वाह, आओ। आने वाली हूँ एक कछुए और खरगोश की कहानी। एक समय की बात है, एक कछुआ और एक खरगोश रहते थे। तो उन दोनों में एक दिन कुछ बहस हुई और उन दोनों ने फैसला करा कि हम एक प्रतियोगिता रखेंगे और उसमें देखेंगे कि कौन तेज भाग सकता है। तो फिर कुछ दिनों बाद उनकी प्रतियोगिता हुई और उसमें खरगोश और कछुए की जैसे प्रतियोगिता हुई तो खरगोश ने सोचा कि मैं तो कछुए से काफी तेज भाग सकता हूँ, तो मैं तो उससे आसानी से जीत जाऊंगा। इस वजह से जैसे उनकी प्रतियोगिता शुरू हुई तो खरगोश भागने लगा
लेकिन कुछ देर बाद आके खरगोश थक गया और वह आराम करने लगा। इतने ही वक्त में कछुआ आगे निकल गया और वह प्रतियोगिता जीत गया। धन्यवाद। बहुत अच्छे से बिटिया ने कहानी सुनाई। तो इसका ये आशय है इस बातचीत का, इस कहानी का आपको बताने का, इस बिटिया से कहानी यहाँ कहलवाने का, कि इन चीजों से हम आसानी से सीख सकते हैं। इस कहानी का क्या अर्थ है कि एक तो जीवन में निरंतर प्रयास करते रहना चाहिए। एक, हमें अपनी ताकत पर ज्यादा घमंड नहीं करना चाहिए। हमारी सफलता का राज किसमें है कि हम सतत प्रयास करते रहे। ज्यादा नंबर आ जाने से या कम नंबर आ जाने से इससे कुछ नहीं होता। ज्यादा नंबर आ जाने से कोई ज्यादा होशियार नहीं होता, है ना। एक कम नंबर और एवरेज नंबर वाला बच्चा भी जीवन में अगर वो लगातार उस लेवल को अपने मेंटेन करता है, लगातार उस धीमी गति से भी आगे बढ़ता है, तो वो सफल निश्चित रूप से होता है। हमेशा हमें पॉजिटिव और सकारात्मक सोच के साथ जीवन में रहना है। कभी किसी से अपनी तुलना नहीं करनी चाहिए कि इसके मेरे से बहुत ज्यादा नंबर आ गए तो मैं उससे चिढ़ूं या उससे ईर्ष्या करूं या उससे कंपटीशन करूं, या अगर मेरे 2 नंबर कम आ गए, मेरे उससे कुछ नंबर कम आ गए तो मैं कोई पीछे हूं या उससे कम हूं। ऐसा नहीं है। नंबर कोई ऐसी चीज नहीं है। नंबर जब हम आप लोगों को देते हैं तो कई बार इसलिए भी दे देते हैं कि इसने ज्यादा साफ सा लिख दिया है, या इसने थोड़ा लंबा लिख दिया है, इसने कम लिख दिया। और कई बार हमें इसलिए भी हम आपको ऐसे नंबर देते हैं कि सबके एक जैसे नंबर हो जाएंगे, तो फिर थोड़ा अच्छा नहीं रहेगा। थोड़ा सिस्टम को बनाने का और आपस में भी एक कॉम्पिटिटिव भाव रहे, आपस में भी थोड़ा और ज्यादा मेहनत करने की आकांक्षा रहे, इसके लिए भी हम थोड़ा बहुत, जब टीचर आपका मूल्यांकन करता है तो नंबर आगे पीछे 1-2 कम ऊपर नीचे कर देता है। इस कहानी को अभी हमने आपके सामने सुनाया है। अगर मैं आपसे कहूं कि इस कहानी को लिखकर दिखाओ, तो आप में से सब बच्चे इस कहानी को अलग अलग ढंग से लिखेंगे। कोई इसकी शुरुआत किसी तरीके से करेगा, भले ही उसमें इतना ही अंतर रहे, कोई खरगोश पहले लिखेगा तो कोई कछुआ पहले लिखेगा, लेकिन सबका अपना एक अलग स्टाइल होगा। ये 2 तरीके हो गए। एक हमने सुनवाया, उसका पाठ किया कहानी का, दूसरा हमने लिखवाया अपने बच्चों से, और तीसरा भी अगर मैं इसका फॉर्मेट कहूं तो इसे चित्रों के माध्यम से बच्चे मुझे बनाकर दिखाएं, है ना, कि यहाँ कछुआ बनाया, यहाँ खरगोश बनाया, दोनों एक साथ बराबर बराबर खड़े थे, फिर दोनों उस प्रतियोगिता के लिए दौड़े, तो खरगोश तेजी से दौड़ रहा है, आगे जा रहा है, कछुआ पीछे है। फिर खरगोश का चित्र आगे हमने एक पेड़ के नीचे सोते हुए बनाया, है ना, लेकिन कछुआ ना कहीं रुका, ना पेड़ की छांव में रुका, ना थका, सतत चलता रहा और खरगोश से पहले अपने मकसद पर, अपने गंतव्य पर पहुंच गया, है ना। अलग इसका और चौथा फॉर्मेट भी हो सकता है जो आजकल बहुत पॉपुलर है। आजकल डिजिटल वर्ल्ड का जमाना है, वीडियो बनाई जा सकती है, रील बनाई जा सकती है इस कहानी की कल्पना करके, है ना। इस कहानी को हम वीडियो के जरिए भी दर्शा सकते हैं, दिखा सकते हैं। इन बातों का चर्चा करने का मकसद मेरा यही है, खास तौर से अपने शिक्षक साथियों के साथ भी और बच्चों के साथ भी, कि अगर हम उस कहानी को बोल के सुना रहे हैं, है ना, या उसका पाठ कर रहे हैं, तो इससे एक तो हमारा जो बोलने का वो है, वो उसमें सुधार होता है। हम बोलना सीखते हैं, हमारे खड़े होने का एक कॉन्फिडेंस हम में आता है ना, पाठ करना आता है ना, शब्दों का उच्चारण, ध्वनि किस चीज के साथ होना है, ये हम सीखते हैं। ये भी तो हमारे शिक्षण का, हमारी पढ़ाई का हिस्सा है। जब हम उसे लिखते हैं तो हमारे लेखन में सुधार होता है,
हमारी भाषा का स्तर सुधरता है, हम सही और गलत शब्द लिखना सीखते हैं, है ना। उससे हमारा कंसंट्रेशन सुनने पढ़ने से भी ज्यादा बनता है। जब हम लिखते हैं हमारे दिमाग में वो चीज और गहरे बैठती है। और जब हम चित्र बनाते हैं तो उसमें सुनना और लिखना दोनों काम आता है ना, क्योंकि चित्र आप कभी किसी चीज का खींच सकते हैं जब वो आपने बहुत ध्यान से सुनी है, बहुत ध्यान से आप उसका लेखन करते हैं, आपके दिमाग में वो चीजें जमी हुई हैं। और जब आप उसे डिजिटल फॉर्म में दिखाएंगे, किसी वीडियो में जमाएंगे, तो उसमें आपके दिमाग और काम करेगा कि इसे कैसे सुंदर वीडियो में दिखाना है, कैसे विजुअलिटी लाना है, कैसे लोगों को ये अट्रैक्टिव लगेगी। तब आपका मानसिक विकास, आपका ज्ञान, आपकी क्षमता और विकसित होती है। इन सारी बातों से मेरा मकसद यही है बच्चों, आपके साथ, कि हम किसी भी काम को, किसी भी चीज को जब सीखें तो उसे और वैकल्पिक तरीकों से करना भी सीखें। चाहे वो कोई साइंस का अध्ययन आप कर रहे हैं, चाहे कोई पाठ लिटरेचर का, कहानी का, कविता का आप कर रहे हैं, चाहे गणित का कोई काम कर रहे हैं, है ना। गणित के सवाल को हम ऐसे ऊपर नीचे लिख के भी जोड़ सकते हैं और ऐसे लंबी लाइन में रख कर भी जोड़ सकते हैं। किसी और तरीके से भी खोज सकते हैं और इसे कैसे जोड़ा जा सकता है। मौखिक रूप से भी फिर हम जोड़ना सीखते हैं कि बिना लिखे हमें दिखाए हम मौखिक रूप से कैसे जोड़ें। कोई और उसकी और नई युक्ति ढूंढते हैं, उससे भी हमारा मानसिक विकास होता है। तो हमें हमेशा कुछ प्रयोगों पर ध्यान देने की जरूरत होती है, नए एक्सपेरिमेंट करने की जरूरत होती है, और इससे बच्चों में एक नई उत्सुकता आती है। और उन सारी चीजों पर हम लगातार सोचें, काम करें, है ना। हम अपने बच्चों से ये भी कह सकते हैं कि हमारे प्रांगण में, हमारे विद्यालय के कैंपस में कितनी तरह के पेड़ हैं। इससे आप काउंटिंग भी सीखते हैं, पेड़ों को पहचानना भी सीखते हैं, और आपके अंदर एक सीखने का नया स्टाइल, नयापन भी कुछ आता है ना। हम अपनी डस्टबिन में भी बच्चों को सर्वे करा सकते हैं, किस डस्टबिन में कैसा कूड़ा डालते हैं, क्यों डालते हैं, है ना। उसका क्या कारण है, किस कूड़े से क्या खतरा है ना। इसलिए उसे अलग अलग सेग्रीगेट रखना जरूरी है। जब हम बचपन से ही इन चीजों की एक्सरसाइज करेंगे तो हमारा समाजीकरण अपने आप बेहतर ढंग का होगा। हम एक अच्छे सभ्य नागरिक बनकर अपने विद्यालय से निकलेंगे तो हमारी पहचान होगी कि हम उस स्कूल के बच्चे हैं, हम मेजर साहब के संस्थान से पढ़े हुए बच्चे हैं। ये हमारी एक पिक्चर है, हमारी एक पहचान है। तो इस तरह से हमें काम करना है, अपनी शिक्षा को, अपने संस्कारों को दुरुस्त रखना है, और बातचीत लगातार होती रहेगी। मुझे आपके शिक्षण संस्थान में, विद्यालय में आकर बेहद अच्छा लगा है। मैं मेजर साहब से कहूँगा कि जब भी आपके पास कोई ऐसा मौका हुआ करे, कोई ऐसी अपॉर्चुनिटी हुआ करे, भले ही वो जब आप कोई ऑलरेडी कोई ऐसा काम कर रहे हो, 26 जनवरी, 15 अगस्त, तो ऐसे मौकों पर मैं जरूर आपके बीच आऊँगा और धीरे धीरे आपके साथ और कुछ एक्सपेरिमेंट खुद करने की, क्लास में रहकर बात करने की, लिखवाने की, बनवाने की, ये भी कुछ आपके साथ प्लान करूँगा। अभी राजीव भाई हमारे हैं, वो बच्चों के लिए कुछ कहानियाँ तैयार कर रहे हैं, और वो हम अलग सब्जेक्ट टू सब्जेक्ट प्लान कर रहे हैं कि एनवायरनमेंट को लेकर किस तरह की कहानियाँ लिखी जा सकती हैं, जिससे बचपन से ही बच्चों में एनवायरनमेंट के प्रति एक संवेदनशीलता बने। साइंस सीखने के लिए कैसी विज्ञान की कहानियाँ डेवलप कर सकते हैं, छोटी छोटी कहानियाँ, जिनसे बच्चे और प्रभावी ढंग से एक्सपेरिमेंट और विज्ञान को करना सीख सकते हैं, समझ सकते हैं। इतिहास को कहानियों के जरिए कैसे जाना जा सकता है, अपने भूगोल को कैसे जाना जा सकता है ना। इन सारी चीज़ों पर लगातार आपके बीच कुछ कुछ काम करेंगे। और आपने मुझे बुलाया, मेजर साहब का विशेष धन्यवाद, राजीव भाई का विशेष धन्यवाद, यहाँ के शिक्षक साथियों का विशेष आभार, धन्यवाद, और आप बच्चों को बहुत बधाई, बहुत प्यार।
सिंपल लग रही हैं, बच्चों को भी लग रहा होगा कोई नई बात नहीं है, लेकिन उसमें बहुत बड़ा एक मैसेज छुपा है। और वो मैसेज है कि हम एक ही काम को यदि हम कई प्रकार से करें, एक तो होता है एकेडमिकली जो हम क्लास में बैठ के सुनते हैं, सीखते हैं, जब लेक्चर होता है टीचर्स का, एक होता है हम उसको व्यवहारिक रूप से करें, जमीन पे जाकर करके देखें, जो हमारे गुरुकुलों में होता था पहले, व्यवहारिक शिक्षक। तीसरा है उसको चित्र बना के करें, जो अभी सर ने बताया है। तो कई तरीके से हम किसी चीज को सीखेंगे तो उसको हम कंप्लीटली पूरी तरह जानते हैं। आप उसको भूल ही नहीं सकते, एग्जाम में आप उसको नहीं भूल सकते जिसको आपने कम से कम 2 तरीकों से सीख लिया। लेकिन हम क्या करते हैं, आमतौर पे उसको याद कर लेते हैं और सोचते हैं कि जाके हम एग्जाम में लिख देंगे। वैसे तो ये जो पद्धति है याद करके एग्जाम में लिखने वाली, वो भारतीय पद्धति नहीं है, लेकिन अब जैसा भी चल रहा है उससे बाहर नहीं जा सकते। जो भी पद्धति या जो भी अरेंजमेंट है हम उसके अंदर रह करके काम करते हैं। लेकिन जो इसमें अंदर जो हम इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं वो प्रोफेसर साहब ने बताया है, वो बहुत ही अच्छा बताया है। मैं भी इस पे ध्यान दूंगा। हालांकि मैं अक्सर एक कहानी सुनाया करता हूँ बच्चों को कि ये दुनिया में आजकल क्या हो रखा है कि जब बच्चे पढ़ते हैं या हम भी टीचर्स भी जो यहाँ आते हैं तो दूसरे लोग कमेंट करते हैं कि ये तो फला स्कूल में पढ़ता है, ये तो पता नहीं क्या, जो उनका कमेंट आता है। तो वो दुनिया से कोई मतलब नहीं, अपने राह पे चलते रहिए। इसके बारे में एक कहानी सुनाया करता हूँ बच्चों को कि एक बाप बेटा थे, वो गधा लेके आ रहे थे खरीद के, तो दोनों पैदल आ रहे थे। पहले गाँव में पहुंचे तो लोग हंसने लगे कि ये तो बेवकूफ है बाप बेटे दोनों, गधा खाली जा रहे हैं, खुद पैदल जा रहे हैं। तो बाप ने बोला बेटे तू बैठ ले, मैं पैदल चल लेता हूँ। अगले गांव में पहुंचे तो कहने लगे बेटा बड़ा निर्दयी है, बूढ़े बाप को पैदल चला रखा है और खुद बैठा है गधे पे। तो उसने कहा बापू तुम ऊपर आ जाओ, मैं नीचे चल लेता हूँ। उससे अगले गांव में गए कि बेटा बाप कितना निर्दयी है, बच्चे को पैदल चला रखा है, खुद ऊपर बैठा है गधे पे। तो उसने कहा बेटा तू भी आ जा। तो दोनों बैठ गए गधे पे। तीसरे गांव में गए तो कहने लगे दोनों ने गधा बोझ मार रखा है। तो आखिर में उन्होंने तीसरे गांव पार करके बोला बेटा जैसा हमें करना है हम अपने तरीके से चलेंगे, हमें इनकी बात नहीं सुननी। तो आपका जो उद्देश्य है वो है शिक्षा प्राप्त करना। किस तरीके से करना है आपके गुरुजन आपको बताते हैं, आपके पेरेंट्स आपको बताते हैं, कुछ आप माहौल से सीखते हैं, कुछ आप अपने फेवरेट टीचर से सीखते हैं, इनको आदर्श आप मानते हैं। तो आज आपके बीच में बहुत बड़ी बड़ी हस्तियां हैं जिनको हम, जो हमारे लिए उपलब्ध होते हैं, कई बार हम उनको कम आंकते हैं, लेकिन ये गलत बात है। हमारे बीच में जो जिस रूप में आए हैं वो महान हैं, और इसका पता आपको तब पता लगेगा जब आप स्कूल से निकल जाएंगे तो आपको मालूम चलेगा कौन लोग आते थे, हमें क्या बातें बताया करते थे। कॉलेज में जाकर बच्चों को स्कूल समझ आता है, और जब रिसर्च करते हैं तब कॉलेज समझ आता है, और जब प्रोफेसर बन जाते हैं तब रिसर्च समझ आती है अक्सर। बहुत अच्छा लग रहा है आपको देख के कि इस टाइम भी आपकी एनर्जी इतनी हाई है, तो सारे बच्चे बहुत मोटिवेटेड हैं। पहले तो ये देखकर बड़ा अच्छा लग रहा है। सेकंड मैं सर का थैंक करना चाहूँगा कि हमें अपॉर्चुनिटी दी कि हम इतने प्यारे बच्चों के सामने आके अपनी बात कह सके। और मैं भी अपने सभी शिक्षक साथियों का भी धन्यवाद करना चाहूँगा जो बड़ी तन्मयता के साथ चीज़ें सुन रहे हैं और हमारे लिए चीज़ें अरेंज की हैं। तो जैसा कि राणा सर ने आपको बड़ी अच्छी बातें बताई, सर ने आपको एक स्टोरी बताई, हमारी बेटियाँ बहुत सी स्टोरी बता के गई हैं। मैं इन सारी चीज़ों को सिर्फ एक चीज़ से कनेक्ट करना चाहता हूँ, और वो है आपका ब्रेन। ब्रेन सभी के पास है, घर पे तो नहीं रख के आया ना कोई? ओके, चलिए आज ब्रेन पे बात करते हैं। ब्रेन का फोटो देखा होगा किसी ने? तो ऐसा होता है ना, बीच में गैप है और दोनों साइड में ब्रेन लगा हुआ है। यही पिक्चर देखी होगी सबने। तो मतलब अगर हम देखें एक तरीके से तो वो 2 ब्रेन होते हैं, एक लेफ्ट ब्रेन और एक राइट ब्रेन। एग्री? अब 2 ब्रेन का काम क्या होता है हमारा? लेफ्ट ब्रेन जो हमारा काम करता है और जो राइट ब्रेन काम करता है, क्या दोनों सेम काम करते हैं? क्या वो दोनों बराबर प्रोपोर्शन में मिले हुए हैं हमें? अच्छा, लेफ्टी बच्चे हैं ना हमारे स्कूल में जो लेफ्ट हैंड से लिखते हैं? जो लेफ्ट हैंड से लिखते हैं उनको राइट ब्रेन ज्यादा मिला हुआ है, और जो राइट हैंड से लिखते हैं उनको लेफ्ट ब्रेन ज्यादा मिला हुआ है। अब इनका काम क्या होता है, लेफ्ट ब्रेन का और राइट ब्रेन का? कोई चीज आपने सुबह के टाइम पढ़ी और आप शाम तक भूल गए, ऐसा सबके साथ होता है? जब मैं पढ़ता था मेरे साथ भी ऐसा ही होता था, है ना? जैसे ही आपका सुबह पढ़ा और शाम को आप भूल गए, तो वो चीजें आपकी कॉन्शियस माइंड में गई। कॉन्शियस माइंड जिसको हिंदी में चेतन मन बोलते हैं, और वो हमारी शॉर्ट टर्म मेमोरी होती है। शॉर्ट टर्म मेमोरी मतलब हमने सुबह पढ़ा और शाम को भूल गए। दूसरा ब्रेन होता है हमारा सबकॉन्शियस माइंड।
अवचेतन मन बोलते हैं हिंदी में, उसकी फंक्शनिंग क्या होती है कि वो बहुत लंबे टाइम तक चीजें याद रखता है। कुछ चीजें ऐसी होती है ना, आपने आज सुबह पढ़ी और एग्जाम भी निकल गए, लेकिन आपके माइंड में वो रहेंगी हमेशा। होता है ना ऐसा भी? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि वो जो बात है वो आपके सबकॉन्शियस माइंड में चली गई है, परमानेंट मेमोरी में चली गई है, अब वो कभी डिलीट नहीं होगी। तो अब आप समझे सारा काम किस चीज का है? माइंड का। आप जितने अच्छे से अपने माइंड को चैनलाइज करोगे उतने ही ब्रिलियंट बनते चले जाओगे। आपने एक वर्ड भी सुना होगा, आईक्यू। जो बच्चा ब्रिलियंट होता है उसको बोलते हैं ना कि इसकी आईक्यू बहुत तेज है। वो डेवलप करनी हमारे खुद के हाथ में होती है। वो ऐसा नहीं है कि नेचर ने उनको आईक्यू दे दिया है। हम अपने ब्रेन को कैसे चैनलाइज करेंगे वो सब हमारे हाथ में है। अब मैं एक छोटा सा सिंपल क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ सभी से, बच्चों से भी, अपने शिक्षक साथियों से भी, कि जो हमारा ब्रेन होता है वो 24 घंटे काम करता है? विचार शून्य नहीं होता है ना। विचार शून्य का मतलब अगर मैं इंग्लिश में बोलूं तो थॉटलेस माइंड नहीं होता है। आप बिल्कुल फ्री बैठ जाओगे ना ये सोच के कि मैं कुछ भी नहीं सोचूंगा, तो भी आपका माइंड कुछ ना कुछ सोचता रहेगा। एग्री? तो क्या कुछ ऐसा प्रोसेस है कि हमारा माइंड बिल्कुल ही सोचना बंद कर दे? ऐसा तो नहीं है ना। थॉटलेस माइंड होना इज अ वेरी फाइन स्टेज ऑफ ब्रेन, सबसे टॉप लेवल की स्टेज होती है वो। लेकिन अगर मैं बोलूं कि आप कर सकते हो, क्या यकीन कर पाएंगे? छोटा सा प्रैक्टिकल करके देखें। बड़ी इंटरेस्टिंग सी एक्सरसाइज है, ठीक है? अच्छा, अभी आपको 30 सेकंड के लिए सिर्फ मेरी तरफ देखना है और अपने माइंड में कुछ भी नहीं सोचना है। ओके? बिल्कुल थॉटलेस माइंड होके 30 सेकंड मेरी तरफ देखना है। मैंने गॉगल्स लगाए हुए हैं, चश्मे लगाए हुए हैं, स्पेक्स, इनको देखिए 30 सेकंड के लिए। माइंड में कुछ नहीं सोचना है। और सभी आप प्लीज टीचर्स भी, मैं सबसे रिक्वेस्ट करूंगा आप सभी ये करें 30 सेकंड के लिए। एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। बिल्कुल थॉटलेस माइंड, कुछ नहीं सोचना है। चलिए टाइम अप करते हैं। कोई ऐसा बच्चा है या कोई टीचर ऐसे हैं जो ये बोलते हो कि नहीं सर हम बिल्कुल थॉटलेस हो गए थे, हमारे माइंड में कोई भी थॉट नहीं आई? क्या ऐसा हुआ? नहीं हुआ, क्योंकि माइंड कभी भी थॉटलेस हो ही नहीं सकता। क्योंकि अगर हम ये सोच के भी बैठ जाएं कि हम कुछ सोचेंगे ही नहीं, तो सबसे पहली थॉट तो हमारे मन में यही आ गई कि हम सोचेंगे ही नहीं कुछ। फिर आप मेरी तरफ देखते रहोगे तो सोचोगे कि सर के चश्मे अच्छे नहीं लग रहे, सर की शर्ट अच्छी लग रही है, सर की पैंट अच्छी नहीं लग रही। कुछ ना कुछ सोचोगे जरूर, पता नहीं कहाँ से आए हैं, क्या करा रहे हैं, क्या निकलेगा यहाँ से, कुछ ना कुछ थॉट आएगा आपके माइंड में। लेकिन अगर आप ब्रेन एक्सरसाइजेस करेंगे तो ब्रेन एक्सरसाइज जो होती हैं वो आपके माइंड को थॉटलेस करती हैं। और जिसका माइंड जितना थॉटलेस होगा, जितना विचार शून्य होगा, उसकी आईक्यू उतनी ही पावरफुल होगी। मानते हैं ये? तो अगर ज्यादा आप पढ़ रहे हैं और आपका फोकस पढ़ने पे ही है, सारा कंसंट्रेशन, दैट मीन्स कि आपका जो माइंड है वो थॉटलेस है। आपकी सिर्फ एक ही चीज पे फोकस है और वो है आपकी स्टडी। जब आप फोकस से स्टडी करेंगे तो चीजें समझ में भी आएंगी। अब माइंड को थॉटलेस करने का प्रोसेस बताऊं आपको। अब आपके ब्रेन को थॉटलेस करने का प्रोसेस बताऊं? आप सबको ब्रिलियंट बनाता हूं ना, बिल्कुल थॉटलेस माइंड हो जाएगा आपका। ठीक है, मैं आपके बीच में आके बात करना चाहूंगा अभी, ठीक है? और मैं टीचर से भी रिक्वेस्ट करूंगा कि वो चीज आप करें जो मैं कराऊंगा, तो पता चलेगा कि हाँ माइंड जो है वो हमारा थॉटलेस हो सकता है। ओके? अभी राइट हैंड से 5, लेफ्ट हैंड से ऐसे 1 बनाइए। हो गया? अपनी आंखों के सामने ऐसे लेकर आइए और जैसे मैं करूंगा आपको वो करना है। करना क्या है पहले सुन लीजिए, बाद में करना है। आपको स्विच करना है। जैसे कि अभी ये 5 और ये 1 है, आपको 1 5 मतलब इससे 1 कर देना है और इसको 5 कर देना है। अब देखिए ध्यान से, मैं कर पा रहा हूँ ना? इजीली हो रहा है? अब आप करके दिखाइए। जब सभी बच्चे अपने हाथ की तरफ देखेंगे और 1 5 1 5 करेंगे। किसी से नहीं होगा, आई गारंटी किसी से नहीं होगा, बट आप करेंगे। आप 30 सेकंड लगातार कीजिए। आप प्लीज सर आप भी ट्राई करके देखना है। करो। यस गुड, तेज करो थोड़ा। हाँ 30 सेकंड तक कीजिए आप। ऐसे करके कर सकते हैं। चलिए
जब आप कर सकते हैं, प्रैक्टिस से कर सकते हैं। ये चीजें हो जाएंगी आपको। अब सही सही बताना है, जब आप ये 1515 कर रहे थे तो क्या आपके मन में कोई विचार आया? प्रैक्टिस से इसका मतलब क्या हुआ कि आपका माइंड क्या है, वो थॉटलेस हो गया। जीरो, आपके माइंड में कोई विचार नहीं आ रहा है, आप सिर्फ एक ही काम पे फोकस कर रहे हैं। दिमाग को खाली करना, माइंड को नहीं, दोनों तरफ से माइंड को सर एक्टिव पढ़ने बैठते हो ताकि आप वो अपने विचार को आप जब चाहें थॉटलेस कर देंगे, माइंड को बिल्कुल जीरो कर देंगे, तो क्या होगा, जब चाहेंगे जो भी आप चीजें पढ़ेंगे वो ज्यादा समझ में आएंगी आपको। आपका ब्रेन क्या होगा, शार्प होगा। क्लियर? तो इसको ब्रेन एक्सरसाइज बोलते हैं। ये रोज करनी है। तो आज से आपको एक काम करना है, जब भी आप अपना होमवर्क करने के लिए बैठेंगे, सिर्फ 3 मिनट के लिए, कितनी देर के लिए? 3 मिनट के लिए ये ब्रेन एक्सरसाइज आप कंटिन्यू करेंगे, 1515। ठीक है? इससे क्या होगा, आपका जो ब्रेन है वो थॉटलेस होने स्टार्ट हो जाएगा। आपके जो ब्रेन की जो वेन्स होती हैं या जो मेमोरी होती है, तो वो आपका सबकॉन्शियस माइंड, जो परमानेंट मेमोरी होती है, वो एक्टिवेट हो जाएगी। और जैसे ही आपकी परमानेंट मेमोरी एक्टिवेट होगी और आप बुक्स पढ़ेंगे तो चीज़ें आपको ज़्यादा लंबे समय तक याद रहेंगी। क्लियर है? ये समझ आया? चलिए, क्या होता है बैकअप, कौन बताएगा? फर्स्ट कंप्यूटर। ओके, थोड़ा सा और बताएंगे बेटा इसके बारे में, थोड़ा सा और बस। अच्छा, अबेकस का टूल देखा है किसी ने? उसमें बीड्स होती हैं, उसे काउंट करते हैं। चलिए, अबेकस होता है ब्रेन एक्सरसाइज और हमारे मैथमेटिक्स का कॉम्बिनेशन। बेटा बैठ जाइए प्लीज, थैंक यू वेरी मच। तो कॉम्बिनेशन होता है, उससे क्या होता है, हम टूल के थ्रू मैथमेटिक्स सीखते हैं। मैथमेटिक्स सीख रहे हैं, हमारी कैलकुलेशन स्ट्रांग हो रही है। और दूसरा काम क्या होता है अबेकस का, हमारे माइंड को चैनलाइज करता है, हमारे कंसंट्रेशन को बढ़ाता है। ठीक है? तो हम जब भी नेक्स्ट विजिट करेंगे तो मैं आपको अबेकस की डेमो क्लास देकर जाऊंगा, आप उसकी भी कंटिन्यू प्रैक्टिस करेंगे। ओके? सर ये आपको बधाई देता हूँ, आप सभी बहुत अच्छे से पढ़ें और हमारे डिस्ट्रिक्ट का टॉपर हमारे ही स्कूल से आए। मैं इसी प्रभु से प्रार्थना करता हूँ और सभी का धन्यवाद देना चाहता हूँ, स्पेशली मेजर साहब का धन्यवाद देना चाहता हूँ। उन्होंने आज हमें यहाँ बुलाया और हमें अपॉर्चुनिटी दी कि इतने एनर्जेटिक और इतने प्यारे बच्चों के साथ में बातें कर सके। थैंक यू, थैंक यू। और हम लोग जानते हुए भी नहीं करा पाते, वो हमारी गलती है। आज हमने भी 2 लेसन सीखे हैं। एक तो एक चीज़ को जो राणा जी बता रहे थे कि भाई हम एक ही चीज़ को 4 तरीके से कर सकते हैं। एक आपसे सीखा है कि कई बार हम यहाँ योगा कराते हैं, वीक में 2 बार योग कराते हैं बच्चों को। तो योग में कई एक्सरसाइज ऐसी हैं जो हम कराते हैं, वो इससे हल्की हैं वो थोड़ा। तो वो जैसे हम जंप करते हैं तो पैर को एक दूसरे पीछे ले जाना और कंटिन्यूस करना, वो कराते हैं। बच्चे कंफ्यूज रहते हैं उसमें, हम कराते हैं लेकिन इस तरीके से नहीं कराते जैसे आपने कराया। ये मैंने कहीं देखा तो है लेकिन कराया नहीं। अब हम इसको रेगुलर कराएंगे, योग क्लास में कराएंगे वेडनेसडे को और सैटरडे को। और जैसे थोड़ा मौसम ठीक हो जाएगा तो वेडनेसडे सैटरडे को एक पीरियड हमारे यहाँ सुबह योग होता है। उसके लिए बच्चों को हमने ट्रैक सूट दिया हुआ है, वो ट्रैक सूट पहन के आते हैं उससे। तो अब मैं रिक्वेस्ट करूंगा, हालांकि राजीव भाई हमेशा पीछे हट जाते हैं लेकिन आज नहीं हटेंगे। आज नहीं हटेंगे। आज राजीव भाई आज आप अपने विचार रखें चलिए और हमें छोकर साहब जी पर, हाँ हमें जरूर आप छोकर साहब के बारे में बताएं और